फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसका पार्ट फर्स्ट आज हम पढ़ेंगे। देखिए, मेंडल के वंशागति के नियमों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। देखिए, मेंडल के वंशागति के नियमों में पहला नियम जो है प्रभाविकता का नियम है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविकता का नियम। मेंडल के प्रथम नियम के अनुसार जब एक जोड़ा विप्रियासी लक्षणों वाले शुद्ध माता और पिता में संकरण या क्रॉस कराया जाता है तो पहली संतति पीढ़ी यानी फर्स्ट फिलियल जनरेशन में जो लक्षण प्रकट होता है, अर्थात F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रकट होता है वह लक्षण प्रभावी या डोमिनेंट होता है, और जो लक्षण अपना प्रभाव नहीं दिखाता है या छिपा हुआ रह जाता है वह अप्रभावी या रेसेसिव लक्षण होता है। प्रथम संतानीय पीढ़ी अर्थात F1 में सिर्फ केवल एक ही लक्षण, दोनों जनकों में से केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है, और दोनों जनकों के अंदर से एक लक्षण जो इस F1 पीढ़ी में अपने आप को प्रकट करता है, इस लक्षण को हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। उदाहरणार्थ, जब हम मटर के पौधे में अर्थात पाइसम सटाइवम में पौधे में ऊंचाई का गुण, जो कि ऊंचाई का गुण है जिसमें दो प्रकार के पौधे होते हैं ऊंचाई के आधार पर, लंबे और बौने पौधे। ऊंचाई के गुण के आधार पर दो विप्रियासी रूप से लंबा और बौना, लंबेपन के लिए कैपिटल टी जीन है और बौनेपन के लिए स्मॉल टी जीन है, के संकरणों के लिए उनको चुनते हैं, क्रॉस के लिए चुनते हैं। शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधे को, बौना हमेशा शुद्ध होता है, तो लंबे और बौने पौधों को क्रॉस के लिए चुनते हैं। शुद्ध पौधों में लक्षण के कारकों का एक समान अर्थात समयुग्मजी जोड़ा होगा। तो शुद्ध पौधा हम उसे कहते हैं जिसमें किसी एक लक्षण के लिए दोनों जो युग्म विकल्पी हैं, दोनों जो जीन्स हैं वो समान होते हैं। अतः यदि पौधा लंबा हो तो उसमें कैपिटल टी और बौने पौधे में स्मॉल टी जीनोटाइप होगा। ये दोनों दशाएं ही समयुग्मजी यानी होमोजाइगस होती हैं। मेंडल के प्रभाविकता के नियम के अनुसार लंबा अर्थात कैपिटल टी को हम प्रभावी और बौनेपन के लिए स्मॉल टी को अप्रभावी लक्षण कहते हैं, क्योंकि जब हम लंबे यानी कि समयुग्मजी लंबे और समयुग्मजी बौने यानी कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले जनक पौधों के मध्य जब परस्पर क्रॉस या संकरण कराते हैं तो प्रथम संतति पीढ़ी यानी फर्स्ट फिलियल जनरेशन अर्थात, या जिसे हम F1 पीढ़ी कहते हैं, F1 पीढ़ी से व्यक्त करते हैं, में हम देखते हैं कि सभी जो पौधे बनते हैं उनमें केवल जनकों का केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है, और वो लक्षण होता है लंबेपन का, कैपिटल टी जीन वाला। जो लक्षण F1 पीढ़ी में अपने आप को प्रकट करता है वह लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाता है, जबकि जोड़े का दूसरा लक्षण जो अपने आप को F1 यानी फर्स्ट फिलियल जनरेशन में अपने आप को जो है प्रकट नहीं कर पाता और जो है दबा हुआ रह जाता है, छिपा हुआ रह जाता है, जो कि बौनेपन का जीन स्मॉल टी है, ये अप्रभावी लक्षण कहलाता है। इस प्रकार F1 संतति के पौधों की दशा जो बनती है, क्योंकि उसमें जो है दोनों जनकों से एक एक जीन आता है, तो जो समयुग्मजी लंबा पौधा है उससे कैपिटल टी जीन आता है और समयुग्मजी बौने पौधे से स्मॉल टी जीन आता है, और दोनों मिलकर F1 पीढ़ी में कैपिटल टी बनते हैं और उससे लंबा पौधा बनता है। ये विषम युग्मजी लंबा पौधा होता है और ये विषम युग्मजी अवस्था कहलाती है। इसके बाद जब F1 संतति के पौधों में आगे F2 पीढ़ी प्राप्त करने के लिए जब स्वपरागण कराया जाता है तो हम देखते हैं कि F2 पीढ़ी में जनकों के दोनों लक्षण उनकी संतानों में प्रकट होते हैं, और उनका अनुपात अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि F2 की पीढ़ी की संतानों में 75% लक्षण तो प्रभावी लक्षण अर्थात लंबेपन का, और 25% जो है गुण अप्रभावी लक्षण का प्रकट होता है, जो कि बौनेपन का होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि F2 पीढ़ी में
एकल संकरण प्रयोगों में लंबे और बौने पौधों की संख्या का अनुपात 3:1 होता है। इस प्रकार F1PD में दोनों जनकों में कैपिटल टी स्मॉल टी जीनोटाइप और लंबा जो है फिनोटाइप होता है। नर व मादा दोनों जनकों में दो प्रकार के युग्मक कैपिटल टी अथवा स्मॉल टी कारक वाले पाने वाले 50% युग्मक है ना 50-50% अनुपात में बनते हैं। अतः यदि नर युग्मकों के कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले प्रकारों को मादा युग्मकों के कैपिटल टी अथवा स्मॉल टी वाले प्रकारों से संलग्न होकर बराबर होने का अवसर हो तो इस प्रकार जो है युग्मनज बनते हैं। जैसे कैपिटल टी प्लस कैपिटल टी मिलके कैपिटल टी लंबापन का। इसी प्रकार जो है एक जो है कैपिटल टी और स्मॉल टी मिलकर कैपिटल टी नहीं भी लंबा पौधा बनता है। स्मॉल टी और कैपिटल टी मिलकर जो है वो भी लंबापन का गुण प्रकट करता है और स्मॉल टी मिलकर बौनेपन का गुण प्रकट होता है। इसलिए बौना जो लक्षण है वो अपने आप में हमेशा समयुग्मज होता है और बौना लक्षण अपने आप में हमेशा शुद्ध होता है। अर्थात हम देखते हैं कि F2PD में 3 प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं, कैपिटल टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी और इन तीनों प्रकार के जीनोटाइप का अनुपात 1:2:1 होता है। और कैपिटल टी व कैपिटल टी और स्मॉल टी में प्रभावी कारक की उपस्थिति के कारण लंबा फिनोटाइप जो है 3/4 अनुपात में प्रकट होता है और जो स्मॉल टी अप्रभावी लक्षण है वो 1/4 यानी 1/4 अनुपात में प्रकट होता है। प्रभाविकता के नियम का मूल्यांकन व व्यावहारिक महत्व अगर हम देखें तो देखिए, मेंडल के कार्य की खोज के बाद जो है कार्ल कोरेंस नामक वैज्ञानिक ने मटर अर्थात ये उद्यान मटर की हम यहाँ बात कर रहे हैं, पाइसम सेटाइवम व मक्का के पौधों पर, इसी प्रकार इरिक वॉन सेरमॉक नामक वैज्ञानिक ने मटर पर और ह्यूगो डिब्रिज नामक वैज्ञानिक ने मक्का पर और बैटसन ने विभिन्न प्रकार के जंतुओं और पादपों पर, इसी प्रकार डेवनपोर्ट ने मुर्गियों पर, हस्ट नामक वैज्ञानिक ने खरगोशों पर और तोयामा ने रेशम के कीट पर कई प्रयोग किए एवं निष्कर्ष निकाला कि जीवों में अनेक प्रभावी व अप्रभावी युग्म विकल्पिक होते हैं और मटर के उद्यान मटर में 7 जोड़ी विप्रियासी लक्षणों के अलावा कुछ और लक्षण भी यहाँ तालिका में दर्शाए गए हैं। प्रभाविकता के नियमों का नियम जीवों में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, बहुत महत्व का है। इस नियम के द्वारा संकर जीवों में हानिकारक अप्रभावी लक्षण लाभदायक प्रभावी लक्षणों द्वारा जो है कई पीढ़ियों तक छिपाए जा सकते हैं एवं हानिकारक प्रभावों से जो है अप्रत्यक्ष रूप से और प्रत्यक्ष रूप से बचा जा सकता है। मनुष्य में बहुत से अप्रभावी लक्षण होते हैं जो हानिकारक लक्षण है, उनसे होने वाले जो अप्रभावी जीन वाले रोग हैं उनके अंदर हम देखें मनुष्य में जड़ बुद्धिता, मधुमेह, डायबिटीज, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस आदि रोगों के जीन अप्रभावी होते हैं। अतः इन जीनों के प्रभाव जो है प्रभावी जीनों द्वारा रोके जा सकते हैं। संकर व्यक्ति में ये रोग नहीं होंगे और ये सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इस नियम के अध्ययन के बाद में कृषि उत्पादन, दुग्ध उत्पादन और मछली उत्पादन में इस ज्ञान का उपयोग करके इनका उत्पादन बढ़ाया गया है। F1PD के पौधे में जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तो हम देखते हैं कि कैपिटल टी स्मॉल टी जो विषम युग्मजी F1 संकर बनता है उसमें 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। और F2PD में जो प्रभावी लक्षण की उपस्थिति में F1PD में अपने आप को प्रकट नहीं कर पाया था वो F2PD में अपने आप को प्रकट कर पाता है। तो जिस प्रकार देखिए जनक है जिसमें कैपिटल टी लंबा पौधा और दूसरे जनक है स्मॉल टी बौनेपन वाले में, तो देखिए जब युग्मक के रूप में आता है तो कैपिटल टी लंबे पौधे से कैपिटल टी और स्मॉल टी समयुग्मजी बौने पौधे से स्मॉल टी
और दोनों के मिलने से F1PD में कैपिटल टी स्मॉल टी विषम युग्मजी लंबा पौधा बनता है। युग्मक हमेशा शुद्ध होते हैं और इस प्रकार जो लंबा पौधा बनता है, इस विषम युग्मजी लंबे पौधे का F1PD के संकर का स्वपरागण जब करवाया जाता है तो हम देखते हैं कि दो प्रकार के जीनोटाइप बनते हैं, दो प्रकार के जो है युग्मक बनते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी नर युग्मक और इसी प्रकार कैपिटल टी स्मॉल टी मादा युग्मक। और जब इन नर युग्मकों और मादा युग्मकों के बीच में जब क्रॉस कराया जाता है और इस क्रॉस को जब चेकर बोर्ड में हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि कुल मिलाकर दो प्रकार के फिनोटाइप बनते हैं, लंबा और बोना पौधा। लेकिन जीनोटाइप जो है मूल रूप से तीन प्रकार के बनते हैं, एक कैपिटल टी लंबापन के लिए और दो बनते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी लंबेपन के लिए और इसी प्रकार एक बनता है स्मॉल टी बोनेपन के लिए। और ये जो जीनोटाइप अनुपात यहाँ मिलता है हमें F2PD में जो है एकल संकरण प्रयोग का, अगर हम लक्षण प्ररूप अनुपात या फिनोटिपिक रेशियो देखें तो ये आता है 3:1। 75% पौधे लंबे बनते हैं और 25% पौधे बौने बनते हैं। और अगर हम इनका जीनोटिपिक रेशो देखें, जीनोटाइप अनुपात देखें तो तीन प्रकार के जीनोटाइप हमें प्राप्त हो रहे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। इनका अनुपात होता है 1:2:1, अर्थात 25% पौधे समयुग्मजी लंबे, 50% पौधे विषमयुग्मजी लंबे और 25% पौधे समयुग्मजी बौने। पृथक्करण के नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के बारे में बात करें। देखिए, पृथक्करण के नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। पृथक्करण या सेग्रीगेशन के नियम के अनुसार विषम युग्मजी या संकर में युग्म विकल्पी के दोनों कारक या जीन पास पास रहते हुए एक दूसरे से संदूषित या कॉन्टामिनेट नहीं होते हैं, अर्थात एक जोड़ी विप्रियासी लक्षण दोनों जनकों नर और मादा में उपस्थित होते हैं तथा युग्मक निर्माण के समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मों में पहुंच जाते हैं। दूसरे शब्दों में पृथक्करण के नियम को निम्न प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है, विषम युग्मजी या संकर में युग्म विकल्पी के दोनों कारक या जीन पास पास रहते हुए भी एक दूसरे को संदूषित नहीं करते हैं। संकर में युग्मक निर्माण के समय दोनों जीन एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और प्रत्येक युग्मक में दोनों में से केवल एक जीन जाता है और अतः प्रत्येक युग्मक संबंधित संदर्भ में पूरी तरीके से शुद्ध या प्योर होता है। इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, क्योंकि युग्मक हमेशा शुद्ध होते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देखें, उदाहरण देखें तो देखिए, मेंडल द्वारा प्रतिपादित पृथक्करण के नियम को हम एक संकरण यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस द्वारा भलीभांति समझ सकते हैं। मेंडल ने एकल संकरण प्रयोग के लिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए एक शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पौधों में मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एकल संकरण प्रयोग संपन्न करवाया। शुद्ध लंबे पौधे समयुग्मजी होते हैं और इनमें जो है कैपिटल टी जीन होता है। इसी प्रकार शुद्ध बौने पौधों में स्मॉल टी जीन होते हैं। बोना हमेशा शुद्ध होता है। लंबापन व बोनापन दो स्वतंत्र किंतु विप्रियासी कारक हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र हैं लेकिन एक दूसरे के अपोजिट है। शुद्ध लंबे पौधों के सभी युग्मकों कैपिटल टी और बौने पौधों के युग्मकों में स्मॉल टी जीन होता है और निषेचन या फर्टिलाइजेशन के समय कैपिटल टी व स्मॉल टी युग्मक आपस में मिलकर के F1PD में सभी लंबे संकर पौधे जिनका जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी होता है उत्पन्न होते हैं। संकर जो बनता है वो दोनों जनकों के संकरण या क्रॉस से प्राप्त होता है और दोनों जनकों के उसमें लक्षण हैं, दोनों जनकों के जीन हैं, लेकिन फिर भी केवल एक ही जनक का लक्षण उसमें प्रकट होता है और जो लक्षण जो F1PD में अपने आप को प्रकट करता है वह प्रभावी होता है और प्रभावी होता है इसलिए वह अपने आप को प्रकट कर पाता है, और जो अप्रभावी होता है वह प्रकट नहीं होता है, वह अपने आप को अगली पीढ़ी में जाके प्रकट कर पाता है। F1 में
प्रभावी और अप्रभावी लक्षण दोनों साथ साथ रहते हैं और ये लक्षण युग्मक बनते समय अलग अलग हो जाते हैं। यही पृथक्करण या सेग्रीगेशन का नियम है। युग्मक या गैमेट्स हमेशा शुद्धता के लक्षण का ही वहन करते हैं। अब देखिए पृथक्करण के नियम का हम भौतिक आधार समझते हैं, फिजिकल बेसिस ऑफ द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल ने जब अपने वंशागति नियमों का स्पष्टीकरण कर रहे थे तब उन्होंने बताया था कि कारक यानी कि फैक्टर आनुवांशिक इकाई हैं, जिनको आजकल मेंडल ने जिनको कारक कहा था आजकल उनको जीन्स कहा जाता है, तथा इनका संचारण एक कोशिका से दूसरी कोशिका में तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। किंतु इस संचारण में कारक किस प्रकार व्यवहार करते हैं ये ज्ञान मेंडल को नहीं था उस समय। ज्ञान के अभाव में वे पृथक्करण के नियम के भौतिक आधार का स्पष्टीकरण नहीं दे पाए थे उस समय। पृथक्करण व्यवहार को गुणसूत्रों के अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस के समय होने वाले व्यवहार के आधार पर समझ सकते हैं। युग्म विकल्पी जो युगल में होते हैं या जोड़े में होते हैं और समजात गुणसूत्रों पर एक विस्थल यानी कि समान लोकस पर स्थित होते हैं। युग्मक निर्माण के समय गैमेटोजेनेसिस के समय दौरान समजात गुणसूत्र यानी होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग युग्मकों में या गैमेट्स में पहुंच जाते हैं। अतः इससे स्पष्ट होता है कि युग्म विकल्पी यानी कि एलील्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। यही कारण है कि विप्रियासी लक्षण ही संतति में पृथक हो पाते हैं। थैंक यू।